व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वाइवा सीजन चल रहा है और बच्चों के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि सर वाइवा कैसे क्रैक करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, वो बता दीजिए। आई नो बहुत सारे बच्चों का शायद आज वाइवा होगा, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका वाइवा इस वीक में होगा, एक दो दिन में होगा। तो आज की इस शानदार सीरीज में, आज ही इस सीरीज में हम 3 वीडियोस कवर करेंगे। ये पहली वीडियो अकाउंट्स वाइवा की होगी, इसके जस्ट हाफ एन आवर बाद आपको बिजनेस स्टडीज का मिलेगा वीडियो, एंड उसके जस्ट हाफ एन आवर बाद इकोनॉमिक्स का मिलेगा। तो तीनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। मैं अपने एक्सपीरियंस से, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तब, और उसके साथ साथ पिछले 10 साल से मैं वाइवा देखता आ रहा हूं, तो सारी चीजें आपको बता दूंगा और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और वाइवा में एक्सेल कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें वाइवा में किस तरीके से शानदार चीजें करनी है। लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, जब हम अकाउंट्स के वाइवा की बात करते हैं तो लास्ट ईयर तक कैसे होता था कि 20 मार्क्स का हमारा अरेंजमेंट है, जिसमें 12 नंबर का रिटन एग्जाम होता था, 8 मार्क्स का हमारे पास वाइवा होता था, जिसमें 4 मार्क का फाइल और 4 मार्क का हमारे पास ओरल एग्जामिनेशन होता था। तो ये पहले चलता था। इस साल सीबीएसई ने क्या किया था, इस साल ये बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि देयर विल बी नो रिटन एग्जाम। हमारे पास नॉर्मल 20 नंबर का वाइवा होगा, जिसमें एक जनरल जो कैटेगराइजेशन चलता है वो ऐसे चलता है कि 10 मार्क का आपका फाइल हो गया और 10 मार्क का आपका ओरल एग्जामिनेशन हो गया, जो एक जनरल क्राइटेरिया काफी समय से चलता आ रहा है। ठीक है, जो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में भी हमें देखने को मिलता था। तो अगर 20 नंबर का हमारा वाइवा है तो सबसे पहले आप ये समझो कि 50% ऑफ द वेटेज तो आपका फाइल का ही है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि आपने फाइल प्रॉपर्ली बना ली है। ठीक है, अब फाइल में आपके पास इस बार एक ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको एक एनुअल रिपोर्ट बनानी है। एनुअल रिपोर्ट को देखते हुए कंपनी पे बेस्ड एक पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना है। अब उस प्रोजेक्ट में ध्यान रखो, सबसे पहले आपने इंडेक्स अच्छे से लिख दिया है, कंपनी का नाम बहुत अच्छे से लिख दिया है, शुरू में एक्नॉलेजमेंट बनता है, शुरू के अंदर आपका प्रॉपर एक नेम प्लेट होना चाहिए। उसके बाद कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद नोट्स। ठीक है, विद नोट्स, एंड देन आप बनाओगे। आप क्या बनाओगे उसके अंदर, आप अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करोगे, आप कैश फ्लो बनाओगे, रेशो को समराइज कर दो कि इस रेशो से आप क्या समझते हो, कंपनी ने कैसे इंप्रूव करा है, कैसे कंपनी के लिए कौन सा रेशो अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। ये लास्ट में सोर्स, एक थैंक यू कि इतना आपको चांस मिला, ये सारी चीजें आपको अच्छे से बनानी है। और ट्राई करो आपका फाइल अच्छे से डेकोरेटेड हो, सुंदर हो, देखने में अच्छा लगे। देखो यार, जो दिखता है वो बिकता है ना। वहां पे पूरी फाइल आपके खोल के कोई नहीं पढ़ने वाला है, किसी के पास इतना समय नहीं है, एक दिन में इतने सारे बच्चों का वाइवा लेना है, तो आपकी पूरी फाइल कोई चेक नहीं करेगा। आपकी फाइल बस अच्छी दिखे, उसके अंदर माइनर मिस्टेक्स अगर होंगी भी तब भी कोई ध्यान नहीं जाएगा खास। बस बड़ी बड़ी चीजें, बैलेंस शीट, P&L अच्छा बनाया हुआ हो, कैश फ्लो अच्छा बनाया हुआ हो, वो सब बड़े अच्छे तरीके से बना लेना। ठीक है, ये तो बातचीत हो गई फाइल की। अब चलते हैं इस पार्ट पे जो कि है आपका ओरल एग्जामिनेशन। तो सर ओरल एग्जामिनेशन में क्या होगा, देखो ओरल एग्जामिनेशन की जो तुम्हारी तैयारी है वो तैयारी शुरू हो जाती है तुम्हारे घर से। सर घर से मतलब देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि यू हैव टू बी वेरी वेल ड्रेस्ड। देखो बेटा, जब आप वाइवा के लिए अंदर वॉक इन कर रहे होते हैं ना रूम में, तभी से आपका एक इंप्रेशन बनना शुरू हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि तुम वाइवा दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, जीवन में भी जब तुम बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए भी जाओगे ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी वेल ड्रेस्ड। जो आपका यूनिफॉर्म है वो प्रॉपर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, टाई बेल्ट जो भी आपके एक पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म है वो सब कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पढ़े लिखने वाले बच्चे लगने चाहिए। ओके, उसके साथ साथ एक अपनी फाइल लेके जाना और साथ में एक एक्स्ट्रा नोटबुक या डायरी लेके जाना। अगर तुम एक डायरी ले जाओगे ना तो टीचर को लगेगा अरे यार पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, इसके पास बढ़िया तरीके से एक्सेसरीज है, सब बढ़िया है। तो बी वेरी वेल ड्रेस्ड। दूसरी चीज, बी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है ना। आर्ग्यू नहीं करना टीचर से, किसी भी चीज पे लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। हमेशा टीचर को बोलना है कि आप बड़े हो, आवर रिस्पेक्ट इज विद यू, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं और हम आपकी सारी बात सुनने के लिए आए हैं, आपसे पढ़ने के लिए आए हैं। ऐसे दिखाओ कि हम आपसे सीखने के लिए आए हैं, ना कि हमें सब पता है।
है ना। देखो टीचर टीचर ही होता है, राइट। और आप लोग चाहे आपने कितना भी पढ़ा हुआ हो, बट बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड रिस्पेक्ट, राइट। वो एक रिस्पेक्ट हमेशा रहना चाहिए और टीचर को लगना चाहिए, राइट। तो अच्छे से अपना मॉर्निंग विशेस देके या जब भी आफ्टरनून में आपका वाइवा हो रहा है, आफ्टरनून विशेस ग्रीट करके टीचर को अच्छे से आराम से कॉन्फिडेंटली बैठो और जितने भी आंसर्स आपको देने हैं वो सब कॉन्फिडेंटली देने हैं कि हाँ यार ठीक है, आई एम श्योर ऑन दिस। चाहे आपको अगर लग रहा है ना कि वो चीज़ ठीक है तो उस पर स्टिक रहो। टीचर आपका कॉन्फिडेंस ही जज करने के लिए आ रहा है वहां पे, आपके एक्स्ट्रा मार्क्स कोई डिडक्ट नहीं करने वाला, राइट। तो ध्यान रखना, यू हैव टू बी वेरी वेल ड्रेस्ड, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। उसके बाद अकाउंट्स में एनालिसिस वाला बुक बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि एनालिसिस पे ही आपका प्रोजेक्ट है ना। इसके अंदर आपको बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए, P&L का पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए, रेशोज आपको सारे याद होने चाहिए बेटा, जितने भी रेशोज है। फॉर्मूलाज याद करके जाना, फॉर्मूलाज आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पता होना चाहिए लिक्विडिटी में कौन सा आता है, सॉल्वेंसी में कौन सा आता है, टर्नओवर में कौन सा आता है, प्रॉफिटेबिलिटी में कौन सा आता है। सपोज टीचर ने पूछ लिया जीपी रेशो किसका पार्ट है, तो पता होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट है। टीचर ने पूछ लिया करंट रेशो किसका पार्ट है, तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रेशो किसका पार्ट है और उसका आइडियल रेशो क्या है, आइडियल रेशो पता होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर ये रेशो बढ़ेगा तो ये क्या शो करता है, रेशो कम होगा तो क्या शो करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक कंपनी का करंट रेशो 2:1 है, अब वो बढ़ के 3:1 हो गया है, तो ये क्या बता रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बेसिक रेशो के बारे में पढ़ के जाओ और रेशो के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ के जाओ। अदरवाइज मैंने रेशो का वन शॉट डाला हुआ है एक लास्ट ईयर, उसके अंदर सारे रेशोज कवर करे हुए हैं, उसको देख जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो रेशो का काम हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेशो इंपॉर्टेंट है, कौन सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। याद रखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, देखो याद रखना ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ये 100% होते हैं। यानी अगर ये 60 है तो ये 40 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 30 है तो ये 70 होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का सम हमेशा 100% होता है। तो ये रेशोज के बारे में हो गया बच्चे। उसके बाद कैश फ्लो की एडजस्टमेंट्स आपको पता होने चाहिए। कैश फ्लो के कितने पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होता है, प्रपोज डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट है ना। याद रखना आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ पे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह आते हैं। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। डेप्रीसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट है। तो इस तरीके की चीजें आपसे कैश फ्लो में जरूर पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। कैश फ्लो के 2 मेथड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप कौन से मेथड से करते हो, कैश फ्लो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बनाया जाता है ना। तो इस तरीके की चीजें पता होनी चाहिए आपको, राइट। ये बेसिक बेसिक सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पास चाहे लिखते चलो कॉपी में कि ये सब करना है, राइट। तो कैश फ्लो में बेटा एनालिसिस वाली बुक से तो यही आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ सवाल, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एनालिसिस में बैलेंस शीट, P&L, रेशोज, आइडियल रेशोज, कॉन्फिडेंस रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सर शेयर्स वाली किताब से क्या पूछ सकते हैं। शेयर्स वाली के भी कुछ क्वेश्चंस दे दो। देखो बच्चों, शेयर्स में सबसे पहले तो आपसे यही पूछ सकते हैं कितने तरीके के शेयर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो आपको पता होना चाहिए इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि कंपनी में कितने तरीके की कैपिटल्स होती हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। तो आप बताओगे ऑथराइज्ड होती है, इशूड होती है, सब्सक्राइब्ड होती है, कौन सी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड होती है, कौन सी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड होती है, ये जरूर टीचर पूछ सकते हैं। उसके बाद शेयर्स कितने तरीके से इशू करे जा सकते हैं, तो आप बताओगे कि सर इधर एट पार और एट प्रीमियम, डिस्काउंट पे नहीं होता, है ना। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। ये आपकी बुक में ही बेसिक गिवन है, आप वहीं से लर्न करके जाना, 3 से 4 पॉइंट्स हैं, ओके। उसके साथ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है हमारे पास, कैपिटल रिजर्व होता है जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं
वो लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। जैसे कि आपका शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस होता है, वो कैपिटल रिजर्व में चले जाता है। सिमिलरली रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल होता है बच्चों जो कैपिटल कंपनी ने कॉल ही नहीं करना, तब कॉल करेगी अगर बहुत ही समस्या आ जाए और कंपनी बंद करने का टाइम आ रहा है, वाइंड अप के टाइम पे, तो उसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, राइट। तो ये अनकॉल्ड कैपिटल होता है, जल्दी से कंपनी इसको कॉल नहीं करती है, तब करती है जब जरूरत पड़ेगी, कंपनी वाइंड अप हो रही है, इसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल कहां पे यूटिलाइज कर सकते हो, सही है। री इशू किस तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है, तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीनों पे हो सकता है। री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, सही है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपसे शेयर्स में से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। शेयर्स में से आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन भी करा सकते हैं कि बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा या कुछ, तो ये जरूर देख के जाना। ओके, अच्छा जी, इसके बाद बेटा अगर हम डिबेंचर्स पे आ जाए, तो डिबेंचर्स में भी सबसे पहले काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स देख लेना, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर देख लेना, कहाँ पे शो करते हो शेयर को, कहाँ पे शो करते हो डिबेंचर को। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स हो गया। उसके बाद डिबेंचर्स में से आपसे ये पूछ सकते हैं कि डिबेंचर्स कितने तरीके से इशू हो सकता है, तो डिबेंचर पार पे भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है, डिस्काउंट पे भी होता है। ओके, उसके बाद डिबेंचर में आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहाँ जाता है बैलेंस शीट में, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। सिक्योरिटी प्रीमियम में और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में क्या फर्क होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो डिबेंचर से तो मेनली यही है। कोलेटरल सिक्योरिटी जरूर पूछ सकते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, क्या आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये जरूरी है, ठीक है। शेयर डिबेंचर से मेनली यही पूछा जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, एनालिसिस को, दूसरी शेयर डिबेंचर को। अब पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप में सबसे पहले आपसे गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ सकते हैं, AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट जरूर जरूर देख के जाना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से पार्टनरशिप में कराया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके पास नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन, रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में क्या फर्क होता है, ये पूछ लेते हैं। WCR का मतलब, IFR का मतलब, है ना, EPF का मतलब, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कौन सा इसमें से बढ़ता है, कौन सा इसमें से नहीं बढ़ता, राइट। गुडविल कैसे कैलकुलेट होते हैं, गुडविल के फॉर्मूलाज, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के टाइम पीरियड, कहाँ पे 6.5, कहाँ पे 5.5, कहाँ पे 6, कहाँ पे 7.5, कहाँ पे 4.5, ये आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना पार्टनरशिप में IOD के बारे में, गुडविल के फॉर्मूलाज, राइट, गुडविल कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, ये वाले रिजर्व्स क्या हैं, है ना। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें भी होती हैं आपके पास, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ लोन इन डिसोल्यूशन, लोन का क्या ट्रीटमेंट है, पार्टनर से है तो अलग है, किसी आउटसाइडर से है तो अलग है, ये आपको पता होना चाहिए, सही है ना। कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज कहाँ जाती है, तो ये बेसिक सवाल है जो आपको जरूर पता होने चाहिए। बाकी कुछ टीचर्स आपसे बस 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, आपके अपनी इंटरेस्ट जानेंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे और आपको भेज देंगे। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे अगर आप सारे आंसर सही दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, आपके कुछ 1-2 गलत भी हो गए तब भी नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर टीचर को लगेगा हाँ यार बच्चा अच्छा है, इसको चीजें पता है, टीचर ने कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पूछे हैं जो बच्चों के लेवल से वैसे भी थोड़े से ऊपर होते हैं, तो वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट, स्ट्रेस मत लेना। टीचर आपसे पूछे कि आपको क्या आता है तो आप बता देना, ठीक है, कि सर अभी, या सर या मैम जो भी आएंगी, कि अभी एग्जामिनेशन में 1.5-2 महीने हैं, या हमने अभी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी है, चल रही है, बट मुझे एनालिसिस अच्छे से आता है, मुझे रेशियोज अच्छे से आता है, या मुझे पार्टनरशिप अच्छे से आती है। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर लेके जाना कि मुझे ये आता है, इसमें से पूछ लो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट से जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो वहां मत अटकना बिल्कुल भी, ठीक है, उसकी तैयारी करके जाना। बाकी वाइवा में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी स्ट्रेस मत लो, फाइल अच्छा रखना, इस तरीके से प्रिपेयर करना और जाके कॉन्फिडेंटली आंसर दे के आना। लास्ट में जब आप चेयर से उठोगे तो बोलना सर थैंक यू सो मच, या मैम थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस मीटिंग यू, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, राइट। तो बस इतना ही तुम्हारे से होने वाला है, तुम्हारे साथ ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया होगा, स्ट्रेस फ्री होके दे के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ और तुम लोग को बिजनेस स्टडीज के वाइवा के बारे में बताता हूँ। थैंक यू।